हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मुंबई में रहने वाली शिखा एक बहुत ही काबिल ब्यूटिशियन होती है। उसका एक बहुत ही अच्छा और एसी वाला ब्यूटी पार्लर होता है। जो कोई भी उसके पार्लर में आता वो उसकी तारीफों के पुल बांधता रहता है। वाह शिखा, तुमने मेरी आईब्रोज को एकदम सुंदर कर दिया है। तुम कमाल हो शिखा। हाँ शिखा, तुमने मेरा पिछली बार बहुत अच्छा और स्टाइलिश हेयर कट करके दिया था। आज भी वैसा ही कुछ अनोखा और कुछ यूनिक करके देना, ताकि लोग बस देखते ही रह जाएं। थैंक यू, आप दोनों मेरी इतनी तारीफ कर रही हो। आप दोनों को मेरा काम इतना पसंद आया, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। शिखा का दुनिया में उसके पापा के अलावा और कोई नहीं होता, लेकिन उसके पापा आए दिन बीमार रहने लगते हैं। ये लीजिए पापा, आपके लिए मैंने काढ़ा बनाया है, इसे पी लीजिए, आपको आराम मिलेगा। धन्यवाद बेटी, भगवान तुम्हारी जैसी बेटी हर किसी को दे। और भगवान आप जैसे पापा भी हर किसी को दे। अब चलिए जल्दी से ये काढ़ा पी लीजिए। हाँ बेटी। एक दिन जब शिखा घर पर नहीं होती है, तभी उसके पापा देखते हैं कि शिखा अपना टिफिन घर पर ही भूल गई है। ये क्या, शिखा बिटिया तो अपना टिफिन यहाँ घर पर ही भूल गई है। अगर उसने खाना नहीं खाया तो उसे काम करने में बहुत दिक्कत होगी। नहीं, मैं अपनी बिटिया रानी को भूखा नहीं रख सकता। मैं शिखा को टिफिन देने जाऊंगा उसके पार्लर। शिखा के पापा टिफिन लेकर पार्लर की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी अचानक से रास्ता क्रॉस करते समय उन्हें एक बड़ी सी गाड़ी ठोक कर चली जाती है, जिसके बाद वो बेरहमी से घायल हो जाते हैं। उन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है और डॉक्टर्स उनका इलाज करने लगते हैं। क्या हुआ डॉक्टर? मेरे पापा वो ठीक है ना? शिखा जी, आपके पापा कोमा में जा चुके हैं। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। हिम्मत रखिए शिखा जी, हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं उन्हें बचाने की। उनके इलाज में ढेर सारा खर्चा आएगा, करीबन 3 से 4 लाख। आप प्लीज बिल पे कर दीजिएगा। 3 से 4 लाख रुपए? ठीक है डॉक्टर, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं पैसे जमा कर दूंगी। लेकिन प्लीज मेरे पापा को बचा लीजिए। उनके सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं है मेरा। प्लीज डॉक्टर। यस श्योर। शिखा का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो अपने सारे गहने बेच देती है, जिसके बाद भी उसे काफी सारे पैसे कम पड़ते हैं। लगता है मुझे अब मेरा पार्लर भी बेचना पड़ेगा। अगर मैंने अपना पार्लर बेच दिया, नहीं, इस समय पापा की जान से ज्यादा कीमती और कुछ नहीं है मेरे लिए। शिखा अपना पार्लर बेच देती है और सारे पैसे अपने पापा के इलाज में लगा देती है। 3 दिन बाद शिखा के पापा खुशकिस्मती से कोमा से बाहर निकलते हैं और सही सलामत घर लौट आते हैं। तभी शिखा बेटी, मुझे माफ कर दो बेटा, मेरे कारण तुम्हें तुम्हारा पार्लर बेचना पड़ा। नहीं पापा, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? आप प्लीज माफी मत मांगिए। आपकी जान से ज्यादा अनमोल और कुछ नहीं है मेरे लिए। और रही बात पार्लर की, तो मैं थोड़े बहुत पैसों से फिर से एक छोटा सा पार्लर बना दूंगी। आपका आशीर्वाद रहेगा तो सब कुछ मुमकिन होगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ ही है बिटिया। शिखा अपने पास पड़े कुछ पैसों से एक छोटा सा पार्लर खोलती है और जब वहाँ कस्टमर्स आने लगते हैं तभी ओफो शिखा, सारा मेकअप खराब हो गया मेरा तो। तुम्हारे इस नए पार्लर में एसी नहीं है और ये कितना छोटा है। जाओ, मुझे नहीं करना कुछ यहाँ पर। शहर में तुमसे भी ज्यादा अच्छे पार्लर्स और ब्यूटिशियंस पड़े हुए हैं। माफी चाहती हूँ मैम, लेकिन 1 मिनट मेरी बात तो सुनिए मैम। मैम, मैं अभी सब ठीक कर देती हूँ, आप मुझे एक्स्ट्रा पे भी मत कीजिएगा मैम। वो कस्टमर चली जाती है और शिखा बहुत दुखी हो जाती है। ऐसे ही अब जो कोई भी शिखा के नए छोटे पार्लर में आने लगता है, वो एसी ना होने के कारण वहां से जाने लगता है, जिस कारण शिखा की कुछ कमाई ही नहीं होती। वो बहुत परेशान हो जाती है। हे भगवान, अगर यूं ही चलता रहा तो क्या होगा? मैं क्या करूंगी? कुछ कमाई भी नहीं हो रही है। जो कोई भी आ रहा है बस मुंह फेर कर वापस लौट जा रहा है। ये बहुत गलत हो रहा है। मेरी मदद कीजिए भगवान जी, ऐसा मत होने दीजिए मेरे साथ। शिखा भगवान जी से प्रार्थना करती है। घर पहुंचकर वो देखती है कि घर पर घर मालिक आया हुआ है। घर मालिक आप? हाँ, मैं शिखा जी।
आपने 2 महीनों से घर का किराया नहीं दिया है। आज आपको किसी भी हाल में मुझे सारा का सारा बचा हुआ किराया देना होगा, वरना अभी के अभी खाली करके जाना होगा मेरा घर। क्या? ऐसा मत करो बेटा, हम कहाँ जाएंगे? वो मुझे नहीं पता, घर का किराया दो वरना निकलो। ठीक है घर मालिक, मैं अभी दे देती हूँ आपको किराया। शिखा ने घर खर्च के लिए और पापा की दवाई के लिए कुछ पैसे बेच कर रखे थे। उसे वो पैसे निकाल कर घर मालिक को देने पड़ते हैं। ये लीजिए घर मालिक, आपके पैसे। आइंदा से किराया टाइम पर दिया करो, वरना मुझे आप दोनों को यहाँ से निकालना पड़ेगा। जी आइंदा से आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, मैं किराया टाइम पर दे दूंगी। ठीक है, चलता हूँ। घर मालिक चला जाता है। शिखा को अब अपने छोटे पार्लर से सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होता जा रहा था। वो इसीलिए एसी की जगह पार्लर की खिड़कियों पर गीला कपड़ा टांगती है। अब इन गीले कपड़ों से पूरे पार्लर में ठंडक बनी रहेगी। एसी लाने के लिए तो मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, लेकिन ये देसी और पुराना जुगाड़ शायद काम आ जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। ग्राहकों को इस जुगाड़ के बाद भी दिक्कत होती है, इसीलिए न चाहते हुए भी शिखा को अपना पार्लर बंद करना पड़ता है। एक दिन उसे अपनी एक पुरानी अमीर क्लाइंट का फोन कॉल आता है। अरे शिखा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ दीदी, आप कैसी हो? एकदम बढ़िया। अच्छा शिखा, मैंने ना एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया है और मैं चाहती हूँ कि मेरा पूरा मेकओवर तू करे। हेयर, मेकअप, नेल्स, सब कुछ तू ही मुझे स्टाइल करे। क्यों नहीं दीदी, ज़रूर करूँगी मैं। कब आना है बताइए ना। कल सुबह 10 बजे तक आ जाना, ठीक है? ठीक है दीदी, मैं कल सुबह 10 बजे तक पहुँच जाऊँगी आपके घर पर। शिखा अगली सुबह 10 बजे तक उस अमीर क्लाइंट के घर पहुँच जाती है और उसका पूरा मेकओवर करके देती है। उसके बदले शिखा को अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। घर लौटते समय वो बहुत खुश हो जाती है। चलो, हफ्ते भर के खर्च का बंदोबस्त तो हो गया। इन पैसों से सबसे पहले मेडिकल से पापा की दवाइयाँ खरीद कर लाती हूँ। शिखा अपने पापा की दवाइयाँ खरीदती है और घर चली जाती है। कुछ दिनों तक वो यूं ही यहाँ वहाँ जाकर ऑर्डर्स लेती है और जैसे तैसे अपना खर्च चलाती रहती है। कुछ दिनों बाद अचानक उसे उसी अमीर क्लाइंट का फोन कॉल आता है और वो उसे एक अनजान से लोकेशन पर बुलाती है। जब शिखा वहां पहुंचती है तब उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। दीदी, आप ये मुझे कहाँ ले जा रही हो और आपने मेरी आंखों पर पट्टी क्यों बांधी है? चुप रहो शिखा, 1 मिनट में पता चल जाएगा तुम्हें। उसकी क्लाइंट उसकी आंखों की पट्टी हटाती है। तभी शिखा देखती है कि उसके नाम का एक बड़ा एसी पार्लर बनाया हुआ है और उसके उद्घाटन के लिए उसकी क्लाइंट उसे वहां ले आई है। दीदी, ये आपने? शिखा, तूने मेरा मेकओवर किया था। वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में एक बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर को बहुत पसंद आ गया, इसीलिए मुझे अपनी पहली फिल्म भी मिल गई, सिर्फ तेरी वजह से। इसीलिए मैंने तेरे लिए ये पार्लर बनवाया। तू बहुत होनहार है शिखा, और तू ये डिजर्व करती है। जा शिखा, जी ले अपनी जिंदगी। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। और इस तरह अंत में शिखा अपने नए एसी पार्लर में जाकर उसका उद्घाटन करती है और वहां वो दिन रात मेहनत करके ढेरों पैसे कमाती है और अपने जीवन में बहुत तरक्की करती है। कमलनाथ अपनी बीवी रमोला और बेटे बल्लू के साथ नित्यमपुर गांव में रहता है। उसका उस गांव में एक ढाबा होता है। रमोला और कमलनाथ उस ढाबे को बहुत ही मेहनत और लगन के साथ चलाते हैं। रोबेला, तुमने वो कोठी के पास वाले बंगले का ऑर्डर बांध दिया ना? हाँ बल्लू के पापा, आप निश्चिंत रहिए और कड़ी चावल संभालिए, वरना कड़ी जल जाएगी। हाँ रमोला। भाई वाह, मजा ही आ गया। ये आलू पूरी तो दुनिया की सबसे बेस्ट आलू पूरी है भाई। इतना स्वादिष्ट खाना मैंने अपने जीवन में कभी भी नहीं खाया होगा। अरे कमलनाथ भाई, तुम्हारे हाथ के खाने के स्वाद में इतनी ताकत है कि एक बीमार व्यक्ति भी तुरंत ठीक हो जाएगा तुम्हारा खाना खाकर। हाँ, अरे बाप रे, धन्यवाद धन्यवाद भाई साहब। कमलनाथ और रमोला दोनों दिन रात मेहनत करते हैं। सुबह का सूरज उगने से पहले ही वो दोनों अपने काम शुरू करते हैं। उस गांव में कमलनाथ का सौतेला भाई रंजीत भी रहता है। रंजीत ने धोखाधड़ी और चालाकी से पैसे कमाए होते हैं और वो अमीर होता है। रंजीत और उसकी बीवी स्वर्णा
अब एक नया रेस्टोरेंट खोलना चाहते थे, इसीलिए वो दोनों रेस्टोरेंट खोलने के लिए जगह की खोज कर रहे होते हैं। समझ ही नहीं आ रहा है स्वर्णा कि आखिर मैं अपना नया रेस्टोरेंट खोलूं तो कहाँ खोलूं। रंजीत, मैंने तय कर लिया है कि हम अपना नया रेस्टोरेंट कहाँ खोलेंगे। कहाँ स्वर्णा? तुम्हारे सौतेले भाई कमलनाथ के ढाबे की जगह पर। क्या? हाँ रंजीत, कमलनाथ के ढाबे पर हमारा रेस्टोरेंट खोलने के कई सारे फायदे हैं। वो एरिया गांव के अंदर आने का रास्ता है, जहाँ ज्यादा भीड़ होती है और लोग हमारा खाना खाने जरूर आएंगे। और साथ ही कमलनाथ के ढाबे को वहां से हटाकर हम उसके सारे ग्राहकों को भी अपने पास कर सकते हैं। अरे वाह स्वर्णा, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है। अब तो मैं कमलनाथ के ढाबे की जगह पर ही अपना रेस्टोरेंट खोलूंगा। क्रूर रंजीत अपनी बीवी स्वर्णा के कहने पर बेचारे मेहनती कमलनाथ और उसकी बीवी रमोला के ढाबे पर जेसीबी लेकर आ जाता है और उसके ढाबे को उसकी आंखों के सामने तोड़ देता है। नहीं, मेरा ढाबा। ये आपने क्या कर दिया रंजीत भाई साहब? अब ये जगह मेरी है। मैंने तुम दोनों मियाँ बीवी का ये घटिया सा छोटा ढाबा इसलिए तोड़ा क्योंकि मुझे इस ढाबे की जगह पर अपना बड़ा और आलीशान रेस्टोरेंट खोलना है और मैं वो यहाँ पर खोल कर ही रहूंगा। रंजीत भाई, माना कि हम दोनों सगे नहीं सौतेले भाई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा सौतेले रिश्तों को नफरत के भाव से ही देखा जाए, महसूस किया जाए। आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। अभी बरसात भी शुरू हो चुकी है, मैं ऐसे में कहाँ जाऊंगा। रंजीत भाई साहब, इस ढाबे से हमारी रोजी रोटी आ रही थी, लेकिन आपने आपने उससे भी तहस नहस कर दिया रंजीत भाई साहब। ये आपने बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। इतना कहकर रंजीत वहां से चला जाता है और अपने टूटे हुए ढाबे को देखकर कमलनाथ और रमोला की दुनिया मानो एक पल में ही उजड़ चुकी थी। अब हम क्या करेंगे रमोला, कहाँ जाएंगे? पता नहीं बल्लू के पापा, लेकिन ईश्वर हमें जरूर मदद करेंगे, क्योंकि गलत हमने नहीं, रंजीत भाई साहब ने किया है। बारिश के दिन थे और रोजाना धुआंधार बारिश होने लगती है। ऐसी बारिश में भी रंजीत अपना रेस्टोरेंट बनवाता है और वहीं कमलनाथ और रमोला अब दूसरों के ढाबे पर काम करने लगते हैं। लेकिन एक दिन उन्हें घर जाते समय एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, जिसके हाथ में चोट लगी होती है और वो उस चोट के बावजूद भी अपने हाथ में ढेर सारे बांस की लकड़ियां उठाते हुए जा रहा होता है। तभी रमोला और कमलनाथ उसकी मदद करने जाते हैं। अरे अरे काका जी, आप क्यों इतनी दिक्कत ले रहे हैं? हम है ना, हमें दीजिए, ये दीजिए दीजिए। लेकिन बेटा। काका जी, हिचकिचाइए मत, चलिए चलिए, दीजिए हमें। रमोला और कमलनाथ उस बूढ़े आदमी की मदद करते हैं और फिर वो आदमी उन दोनों को आगे जाकर एक बीज देता है। ये बीज? लेकिन ये बीज आप हमें क्यों दे रहे हैं काका जी? बेटा, बेटी, तुम दोनों ने मेरी इतनी मदद की तो ये तो मेरा हक बनता है कि मैं भी तुम दोनों की मदद करूं। ये बीज कोई ऐसा वैसा बीज नहीं है, ये एक जादुई बीज है जिसे जमीन में बोने से तुरंत एक ऐसा चमत्कार होगा जिससे तुम्हारी सारी मुश्किलें पार हो जाएंगी। बस इतना कहकर वो बूढ़े काका वहां से चले जाते हैं। वहीं रंजीत अपने जुड़वा बच्चे आरव और नीरव का जन्मदिन अपने नए रेस्टोरेंट में ही मनाता है। और यहाँ जब कमलनाथ और रमोला उस बूढ़े काका के दिए हुए जादुई बीज को जमीन में बोते हैं, तभी वहां पर एक विशाल बांस का ढाबा प्रकट हो जाता है, जो दिखने में अति सुंदर होता है। अरे वाह, ये तो साक्षात चमत्कार ही हो गया बल्लू के पापा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। और मुझे भी नहीं रमोला, लगता है कि वो बुढ़े काका नहीं, खुद ईश्वर ही थे जो हमारी मदद करने इंसानी रूप में आए थे। रमोला और कमलनाथ दोनों भगवान का शुक्र अदा करते हैं और भगवान का नाम लेकर ढाबे में काम शुरू करते हैं। रमोला और कमलनाथ के ढाबे के सारे ग्राहक उनके पास वापस लौटने लगते हैं और पूरा गांव फिर से रमोला और कमलनाथ के हाथ का खाना खाने आने लगता है। अरे भाई, हम फिर ना आते तो कहाँ जाते? रंजीत के रेस्टोरेंट में वो बात नहीं है जो इस बांस के ढाबे में है। यहाँ का वातावरण काफी शुद्ध और साफ है।
यहाँ काफी अपनापन महसूस होता है। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात, यहाँ पर रमोला भाभी और कमलनाथ भाई के हाथ का स्वादिष्ट खाना भी मिलता है। और क्या चाहिए जीवन में। रंजीत जब देखता है कि उसके रेस्टोरेंट में आने के बजाय गांव वाले कमलनाथ के ढाबे में ही जा रहे हैं, तभी वो बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे और उसकी बीवी स्वर्णा को बहुत जलन महसूस होने लगती है। कैसे गांव वाले हैं? इतने आलीशान रेस्टोरेंट के होने के बावजूद भी सबको उस सड़क छाप कमलनाथ के सड़क छाप बांस के ढाबे में ही खाना खाने जाना है? रंजीत और स्वर्णा को 2 दिनों में ही अपने रेस्टोरेंट को बंद करना पड़ता है। वहीं कमलनाथ का नया बांस का ढाबा जोर शोर से चल रहा होता है। बल्लू ढाबे के बाहर भोपू में जोरों से चिल्लाता है, आइए आइए, हमारे बांस के ढाबे में आपका स्वागत है। इस गांव का पहला और इकलौता बांस का ढाबा। ऐसा ढाबा कहीं देखा न होगा और ऐसा खाना जो कहीं चखा नहीं होगा। आइए आइए आइए। आइए आइए, हमारे बांस के ढाबे में आपका स्वागत है। इस गांव का पहला और इकलौता बांस का ढाबा। ऐसा ढाबा कहीं नहीं देखा होगा और ऐसा खाना जो कहीं चखा नहीं होगा। आइए आइए। देखिए तो हमारे बल्लू को, इतना छोटा होकर भी कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। एकदम आप पर गया है जी। एक दिन गांव में अचानक से तेज तूफानी बारिश के साथ बाढ़ आती है और उस बाढ़ में सब कुछ तबाह होकर बहने लगता है। लेकिन हैरानी वाली बात यह होती है कि इतने सैलाब में भी कमलनाथ और रमोला का बांस का ढाबा तैरने लगता है और वो दोनों कुछ गांव वालों को अपने तैरते हुए बांस के ढाबे में बचाकर अंदर ले आते हैं और साथ ही रंजीत, स्वर्णा और उनके जुड़वा बच्चे आरव और नीरव को भी बचाते हैं और सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं। अंत में रंजीत की आंखें खुल जाती हैं और उसे और स्वर्णा को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। हमें माफ कर दो कमलनाथ, हमने हमेशा से ही तुम्हारे साथ गलत किया है। तुमने हमें कभी सौतेला नहीं समझा और हमेशा एक छोटे भाई की तरह प्यार किया है। लेकिन मैं ही गलत रहा, पर गलत सोच में बैठा था। आज तुमने मुझे और मेरी बीवी बच्चों को बचाकर साबित कर दिया कि खून के रिश्ते ही सब कुछ नहीं होते। सौतेले रिश्ते भी खून के रिश्तों से बढ़कर हो सकते हैं। मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी जाने अनजाने में खूब गलतियां की हैं। बस कीजिए रंजीत भाई, स्वर्णा भाभी, हाँ मैंने आपको माफ किया। कमलनाथ रंजीत और स्वर्णा को माफ करता है और दोनों सौतेले भाई अब बड़े ही प्यार से साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।